नमस्कार, मैं रवीश कुमार। दोस्तों, क्या मोदी को जेल होने वाली है? और क्या मोदी के बाद अमित शाह और योगी का भी अगली बारी है? आपने वो खबर नहीं सुनी जिसने मोदी सरकार की काली वादों का पोस्टमार्टम कर दिया, मोदी के सभी झूठों का कच्चा चिट्ठा सबके सामने ला दिया। दोस्तों, मल्लिकार्जुन ने कहा कहां है 15-15 लाख रुपए। ये सुनकर आपकी भी आंखें भर आई होंगी, दिल में भी गुस्सा आ गया होगा, है ना? तो चलिए पूरी कहानी को ऐसे अंदाज में देखते हैं जिससे आप लोग शुरू से लेकर अंत तक वीडियो में बने रहेंगे। दरअसल 2019 में मोदी ने हर खाते में 15 लाख का झूठा सपना दिखाया था। आज मोदी को खुद भूल गया है कि 15 लाख में कितने जीरो होते। अब आइए पूरी किताब को जड़ से फाड़ते हैं, लेकिन दोस्तों उससे पहले हमारे नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब। नरेंद्र मोदी, जिन्होंने 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में अच्छे दिन आने वाले हैं, हर भारतीय को 15 लाख हाथ से मोदी की सौगात और हर साल 2 करोड़ नौकरियां, किसानों की आय 2022 तक दोगुनी, हर गरीब को पक्का मकान, भ्रष्टाचार मुक्त भारत, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत मिशन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बुलेट ट्रेन, राम मंदिर निर्माण, कश्मीर से धारा 370 हटाना, गंगा सफाई, सभी को सस्ती और अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं, हर व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार, मुद्रास्फीति पर नियंत्रण, जनधन योजना के जरिए आर्थिक समावेशन, स्टार्टअप इंडिया, हर हाथ को काम गरीबों के लिए, एलपीजी गैस सस्ते, घर लोकपाल की नियुक्ति, काला धन वापस लाकर देश को समृद्ध बनाना, रोजगार निर्माण, छोटे व्यापारियों को राहत, महिलाओं को सम्मान और सुरक्षा, किसानों की भलाई, मजदूरों के हित, मिडिल क्लास को टैक्स में राहत, हर गांव तक सड़कें, बिजली और इंटरनेट पहुंचाना जैसे अनगिनत आकर्षक, भावनात्मक और जन भावनाओं को भुनाने वाले वादे करके पूरे देश में एक ऐसा माहौल तैयार किया जैसे कि भारत का भाग्य बस उनकी सरकार के आते ही बदल जाएगा। हर नागरिक अमीर और सुरक्षित हो जाएगा, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, बेरोजगारी समाप्त हो जाएगी, देश में स्वच्छता और विकास की नई गाथा लिखी जाएगी। लेकिन हकीकत में सत्ता में आने के बाद नरेंद्र मोदी ने अपने अधिकांश वादों को या तो चुनावी जुमला कहकर ठुकरा दिया, या उन्हें पूरी तरह से भुला दिया, या उनकी पूर्ति का झूठा प्रचार करते रहे। क्योंकि ना तो किसी भी आम नागरिक को 15 लाख उसके खाते में मिले जो उन्होंने काले धन को विदेश से वापस लाकर देने का वादा किया था, ना ही हर साल 2 करोड़ नौकरियां पैदा हुई, बल्कि इसके विपरीत बेरोजगारी की दर 45 वर्षों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। सरकारी नौकरियां खत्म की गई या ठेके पर दी गई, रेलवे और सरकारी कंपनियों का निजीकरण किया गया, रोजगार सृजन की जगह स्किल इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसे दिखावटी प्रोग्राम चलाए गए जिनसे युवाओं को रोजगार नहीं बल्कि प्रमाण पत्र ही मिले। और जब विपक्ष ने या मीडिया ने इन वादों की सच्चाई पर सवाल उठाए तो उन्हें राष्ट्र विरोधी, देशद्रोही, टुकड़े टुकड़े गैंग, अर्बन नक्सल जैसे नामों से बदनाम किया गया। 15 लाख का वादा अमित शाह ने खुद चुनावी जुमला कहकर पल्ला झाड़ लिया। किसानों की हालत और बदतर हुई। कृषि कानून लाकर उन्हें कॉरपोरेट के हवाले करने की कोशिश की गई, जिससे लाखों किसानों को आंदोलन करना पड़ा। 700 से ज्यादा किसानों की मौत हो गई और अंत में सरकार को झुकना पड़ा। फिर भी उन शहीद किसानों के लिए संवेदना तक नहीं दिखाई गई। हर गरीब को पक्का मकान का वादा भी अधूरा रह गया, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में झुग्गियों को उजाड़ दिया गया, लेकिन नया घर समय पर नहीं मिला। पीएम आवास योजना में भ्रष्टाचार और देरी देखी गई। महिलाओं को सम्मान और सुरक्षा के नाम पर सिर्फ प्रचार हुआ, लेकिन बलात्कार, दहेज, घरेलू हिंसा के मामले बढ़ते रहे। हाथरस, उन्नाव, कठुआ जैसे केसों में भाजपा नेताओं की संलिप्तता और राज्य सरकारों की चुप्पी से जनता का विश्वास टूटता गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का बजट कम कर दिया गया। स्वच्छ भारत का बजट घटाया गया और इसे सिर्फ प्रचार का माध्यम बना दिया गया। लाखों शौचालय बिना पानी और उपयोग के रह गए। गंगा सफाई के लिए हजारों करोड़ खर्च हुए, लेकिन गंगा की हालत में कोई मूलभूत सुधार नहीं हुआ। मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया की घोषणाएं जोर शोर से की गई, लेकिन जमीनी स्तर पर निवेशकों की घटती रुचि और व्यापारिक अस्थिरता के कारण यह अभियान खोखले बन गए। जीएसटी और नोटबंदी जैसे फैसलों ने देश की अर्थव्यवस्था को गहरी चोट दी। लाखों छोटे व्यापारी और मजदूर बर्बाद हो गए। नकद संकट और भ्रम की स्थिति पैदा हुई। मोदी सरकार ने नोटबंदी
मोदी के पीछे जो कारण बताए, जैसे काला धन खत्म करना, आतंकवाद पर रोक लगाना, वह किसी भी मोर्चे पर सफल नहीं हुए, बल्कि नोटबंदी के दौरान 700 से ज्यादा लोगों की जान चली गई और अंत में लगभग सारा पैसा बैंकिंग सिस्टम में वापस आ गया, जिससे यह सिद्ध हुआ कि सारा उद्देश्य विफल रहा। बुलेट ट्रेन की घोषणा हुई, लेकिन अब तक सिर्फ भूमि अधिग्रह और फिजिबिलिटी रिपोर्टें ही बन रही हैं। ट्रेन नहीं, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट सिर्फ कागजों और विज्ञापनों में जीवित है। अधिकांश शहरों में कोई ठोस बदलाव नहीं हुआ। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं के बावजूद सरकारी अस्पतालों की हालत नहीं सुधरी। ज्यादातर लोग महंगे निजी अस्पतालों पर निर्भर हो गए और कोरोना महामारी के दौरान तो मोदी सरकार की कुप्रबंधन नीति ने लाखों लोगों की जान ले ली। ऑन ऑक्सीजन की कमी, अस्पतालों में जगह ना होना, दवाइयों की कालाबाजारी और गंगा में बहती लाशों ने पूरी दुनिया में भारत की छवि को शर्मिंदा कर दिया। लोकपाल का वादा 2014 में किया गया, लेकिन नियुक्ति टालते टालते जनता का भरोसा ही खत्म कर दिया गया। भ्रष्टाचार पर जेरो टॉलरेंस की बात करने वाली सरकार खुद अपने मंत्रियों और जिससे इन संस्थाओं की निष्पक्षता पर सवाल खड़े हुए। डिजिटल इंडिया का सपना दिखाया गया, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी इंटरनेट और नेटवर्क की बुनियादी सुविधा तक नहीं है। सरकारी वेबसाइटें ठप हो जाती हैं, डाटा लीक की घटनाएं बढ़ गई हैं। जनधन योजना के खाते तो खुले, लेकिन ज्यादातर निष्क्रिय हैं। जीएसटी को गुड एंड सिंपल टैक्स कहकर प्रचारित किया गया, लेकिन इसका जटिल ढांचा छोटे व्यापारियों के लिए नुकसानदायक रहा। बार बार नियम बदलने से भ्रम की स्थिति बनी रही। सबका साथ सबका विकास का नारा अल्पसंख्यकों और दलितों के बहिष्कार में बदल गया। मॉब लिंचिंग, गौ रक्षा के नाम पर हिंसा और नफरत फैलाने वाली राजनीति को बढ़ावा दिया गया। राम मंदिर निर्माण को चुनावी मुद्दा बनाया गया और कोर्ट के फैसले के बाद इसे भाजपा की जीत बताकर राजनीतिक लाभ लिया गया। लेकिन देश में धर्म के नाम पर ध्रुवीकरण और विभाजन बढ़ा। धारा 370 को हटाने का फैसला अचानक और बिना स्थानीय जनसमर्थन के लिया गया, जिससे कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया ठप हो गई। इंटरनेट और प्रेस की स्वतंत्रता छीनी गई। सभी को शिक्षा के नाम पर स्कूलों का निजीकरण बढ़ा। सरकारी स्कूलों में शिक्षक नहीं, संसाधन नहीं और नई शिक्षा नीति को लेकर भ्रम की स्थिति रही। सरकारी संस्थाओं जैसे जेएनयू, डीयू, बीएचयू में अकादमिक स्वतंत्रता पर हमला किया गया। मिडिल क्लास को टैक्स राहत देने के बजाय पेट्रोल डीजल पर टैक्स बढ़ाकर लूटा गया। 2020 के बाद जीएसटी और एक्साइज ड्यूटी से सरकार ने रिकॉर्ड कमाई की, लेकिन आम आदमी की जेब पर बोझ डाल दिया। जनता से संवाद के नाम पर मन की बात किया गया, लेकिन असली सवालों से भागा गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस से प्रधानमंत्री ने लगातार दूरी बनाए रखी, जो लोकतंत्र में जवाबदेही का सबसे बुनियादी दायित्व होता है। सरकार के आलोचक पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया, मीडिया को सरकार समर्थक बना दिया गया, विरोध करने वाले आंदोलनकारियों को देशद्रोही ठहराया गया। संसद को भी बिना बहस और विमर्श के एक तरफा ढंग से चलाया गया। अध्यादेशों के जरिए कानून बनाए गए और इस तरह नरेंद्र मोदी ने अपने बहुचर्चित भावनात्मक और आशावादी वादों के विपरीत एक ऐसा भारत गढ़ा जहां सत्ता की आलोचना को अपराध माना जाता है, जनता को भ्रमित कर वोट लिया जाता है और सत्ता में आने के बाद जिम्मेदारी से भागकर प्रचार और झूठे दावों के सहारे शासन किया जाता है, जो एक लोकतांत्रिक देश के लिए सबसे बड़ा धोखा और जनास्था का सबसे गहरा अपमान है। तो अब आप सोचिए, क्या यह महज कुछ योजनाओं की विफलता है? क्या यह सिर्फ सरकारी आंकड़ों की बाजीगिरी है? नहीं, ये हमारी लोकतांत्रिक चेतना के साथ सबसे बड़ा धोखा है। ये उस भरोसे का अपमान है जो करोड़ों भारतीयों ने नरेंद्र मोदी के वादों पर किया था। ये उस भविष्य की हत्या है जो सुनहरे सपनों में लपेटकर हमें दिखाया गया था। जब वादा RS 15 लाख का किया गया और उसे चुनावी जुमला बताकर हंसी में उड़ा दिया गया, तब न सिर्फ जनता की जेब खाली की गई, बल्कि लोकतंत्र के मूल्य को भी हल्का कर दिया गया। जब किसानों को कॉरपोरेट के हवाले करने की साजिश हुई और 700 से ज्यादा किसानों की लाशें
सरकार की जिद के नीचे दम तोड़ गई। तब सिर्फ कृषि नहीं मरी, हमारी संवेदनाएं भी मरी। लेकिन जिस रफ्तार से सच्चे सवाल गायब हो रहे हैं और देश मोदी के शोर में डूब रहा है, डर इस बात का है कि आने वाले वक्त में शायद सवाल पूछना देशद्रोह करार दिया जाएगा। इसीलिए मैं आज एक ऐसा मुद्दा लेकर आया हूं जिसे आपने टीवी पर नहीं देखा होगा, ना न्यूज चैनलों की चीखती हेडलाइनों में, ना डिजिटल राष्ट्रवादियों की फेसबुक पोस्टों में, क्योंकि यह मुद्दा उस चमचमाती तस्वीर में खरोच डालता है जिसे सजाने में पूरा सत्ता तंत्र जुटा हुआ है। आज की चर्चा उस नेता की है जिसने सड़कों को जीवन दिया, लॉजिस्टिक्स को नई दिशा दी और बिना प्रचार के करोड़ों लोगों की जिंदगी को बेहतर किया। पर वह नेता आज पार्टी के लिए बोझ बन गया है, क्योंकि उसने मोदी जी के चरण नहीं चूमे, उनके हर वाक्य पर ताली नहीं बजाई और इवेंट पॉलिटिक्स के इस दौर में उसने सिर्फ काम करने को ही प्राथमिकता दी। जी हां, हम बात कर रहे हैं नितिन गडकरी की। साथियों, मैंने कभी आपसे यह नहीं कहा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें या शेयर करें, क्योंकि मुझे हमेशा यह भरोसा रहा कि अगर मेरी बात में दम होगा तो लोग खुद ब खुद सुनेंगे। लेकिन आज पहली बार मैं आपसे एक अपील कर रहा हूं, अगर आप मुझे एक सच्चा पत्रकार मानते हैं, अगर आपको लगता है कि लोकतंत्र में पत्रकारिता की कोई भूमिका अब भी बाकी है, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। साथियों, गडकरी का अपराध बस इतना है कि उन्होंने काम किया, प्रचार नहीं। उन्होंने चुपचाप योजनाएं बनाई, लागू की, और जब मीडिया उनकी ओर देखना भी भूल गया तब भी उन्होंने शिकायत नहीं की। उन्होंने मंत्रिमंडल में रहते हुए सत्ता की चाटुकारिता नहीं की, सवाल पूछे और ईमानदारी से जवाब मांगे, और यही बात इस इवेंट मैनेजमेंट लोकतंत्र को नागवार गुजरी। यह कोई साधारण टकराव नहीं है, यह टकराव दो नेताओं के बीच नहीं, दो विचारों के बीच है। एक तरफ प्रचार, इवेंट और फोटोशूट से चलने वाली सत्ता है, और दूसरी तरफ काम, नीति और मौन से संचालित होती ईमानदारी। एक तरफ वो चेहरा है जो हर योजना पर अपनी मुस्कुराहट छपवाता है, और दूसरी ओर वह नेता है जो योजना को सफल बनाता है पर उसमें अपनी तस्वीर नहीं छपवाता। और सत्ता को यही स्वीकार नहीं, क्योंकि इस सरकार में प्रचार ही शासन है और जो प्रचार नहीं करता वो खतरनाक हो जाता है। इसीलिए गडकरी आज पार्टी की आंख की किरकिरी है। 2014 में जब नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने, तब से पार्टी का पूरा ढांचा बदला जाने लगा। यह अब अटल और आडवाणी की बीजेपी नहीं रही, ये अब मोदी और शाह की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन गई। संगठन का मतलब अब यह नहीं रहा कि विचारधारा पर चर्चा हो, अब बस यह तय होता, हाँ,